आज बॉलीवुड के किस्से में हम भारतीय सिनेमा की फर्स्ट लेडी और ड्रैगन लेडी के नाम से मशहूर गुजरे जमाने की उस अदाकारा की बात कर रहे हैं जिन्होंने 1930 के दशक में 4 मिनट का किसिंग सीन देकर बवाल मचा दिया था, जो अपने ही पति के डायरेक्शन में बन रही फिल्म के हीरो के साथ भाग गई थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि पति के पास वापस लौटना पड़ा, और जब वापस लौटी तो क्या शर्त रखी थी, और फिर उस हीरो का क्या हुआ जिसके साथ उनका अफेयर था। हम बात कर रहे हैं बेबाक, बोल्ड और बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार देविका रानी की, जिन्होंने अपने पति हिमांशु राय के साथ मिलकर बॉम्बे टॉकीज की नींव रखी थी। इसी बॉम्बे टॉकीज ने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय तकनीक से रूबरू कराया और विदेशों में पहचान दिलाई। देविका हिमांशु के इसी बैनर की बदौलत फिल्म इंडस्ट्री को अशोक कुमार, दिलीप कुमार और मधुबाला जैसे शानदार टैलेंट मिले। फिर ऐसा क्या हुआ कि बॉम्बे टॉकीज की नींव रखने वाली देविका रानी ने बम्बई ही छोड़ दी। इसके बाद कहां गई देविका रानी और किसे बनाया नया हमसफर। इस वीडियो में देविका रानी से जुड़े हर पहलू और विवादों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देविका की शुरुआती जीवन पर एक नजर डालते हैं। देविका रानी एक बड़े घर की बेटी थी, जिनका जन्म 30 मार्च 1908 को विशाखापट्टनम के एक संपन्न बंगाली हिंदू जमींदार परिवार में हुआ था। देविका की मां लीला देवी नोबेल पुरस्कार विजेता और राष्ट्रगान रचयिता गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी थी, तो पिता कर्नल मनमथ नाथ चौधरी मद्रास प्रेसिडेंसी के पहले सर्जन जनरल थे। सिर्फ माता पिता ही नहीं, बल्कि देविका के परिवार के ज्यादातर लोग उच्च पदों पर तैनात थे। पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखने वाली देविका को महज 9 साल की उम्र में इंग्लैंड के बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। पढ़ाई पूरी कर देविका ने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट लंदन में दाखिला लिया। कई डिजाइनिंग कोर्स कर देविका ने 1927 में टेक्सटाइल डिजाइनिंग में जॉब शुरू किया। फिर साल 1928 में देविका रानी की मुलाकात फिल्म मेकर हिमांशु राय से हुई। हिमांशु उस समय लंदन में अपनी फिल्म थ्रो ऑफ डाइस की शूटिंग कर रहे थे। देविका के काम से इम्प्रेस होकर हिमांशु ने उन्हें अपना प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन करने का प्रस्ताव दिया। देविका राजी हो गई और उनके प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग और आर्ट डायरेक्शन करने लगी। साथ काम करते हुए देविका रानी और हिमांशु राय एक दूसरे को दिल दे बैठे। हिमांशु देविका से 16 साल बड़े थे, लेकिन तब प्यार में पड़ी देविका को उम्र से कहां लेना देना था, और दोनों ने बिना देर किए साल 1929 में ही शादी कर ली। फिर दोनों जर्मनी चले गए और वहां इस कपल ने फिल्म निर्माण की ट्रेनिंग ली। इसके बाद 1933 में भारत आकर हिमांशु राय ने कर्मा फिल्म बनाई, जिसमें हीरो वो खुद बने और हीरोइन बनी देविका रानी। फिल्म में दिखाए गए एक किसिंग सीन ने खूब सुर्खियां बटोरी। ये फिल्म अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में बनी थी। फिल्म का प्रीमियर इंग्लैंड में हुआ था। हालांकि भारत में फिल्म नागिन की रागिनी नाम से रिलीज हुई और बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिल्म में देविका और हिमांशु के बीच फिल्माए गए 4 मिनट के लंबे किसिंग सीन को लेकर कई विवाद भी खड़े हुए, पर इससे देविका रानी के कदम नहीं डगमगाए। विवादों के बीच देविका रानी स्टार बन गई। देविका रानी के परफॉर्मेंस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली और उन्होंने फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा की उपाधि हासिल की। इस फिल्म में देविका रानी ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक गाना भी गाया था, जिसे बॉलीवुड का पहला अंग्रेजी गाना कहा जाता है। कर्मा के बाद साल 1934 में देविका और हिमांशु राय ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की। ये तब इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो था। अगले साल 1935 में हिमांशु राय ने देविका रानी और नजमुल हसन को लेकर जवानी की हवा नाम से फिल्म बनाई। इसके बाद हिमांशु राय ने बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले एक और फिल्म जीवन नैया को प्रोड्यूस करने की तैयारी की, और इस फिल्म में भी देविका के साथ नजमुल हसन को बतौर हीरो लिया। लेकिन शूटिंग के दौरान ही देविका और हसन के बीच नजदीकियां बढ़ गई और दोनों का अफेयर शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे के प्यार में ऐसे गिरफ्तार हुए कि अचानक एक दिन शूटिंग शेड्यूल के दौरान ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गए। लीड हीरो हीरोइन के अचानक गायब होने से पूरी यूनिट परेशान हो गई।
दोनों की तलाश शुरू हुई, पर वो मुंबई में नहीं मिले। फिर हिमांशु राय के भरोसेमंद और बॉम्बे टॉकीज में साउंड इंजीनियर के तौर पर काम करने वाले शशधर मुखर्जी ने दोनों को तलाशने का काम शुरू किया। आखिरकार दोनों कोलकाता के एक होटल में मिले। मुखर्जी को देविका भाई मानती थी और जब उन्होंने देविका से बात की तो वो समझ गए कि देविका नजमुल से शादी करना चाहती हैं। लेकिन उस समय तलाक को कानूनी दर्जा नहीं मिला था। नजमुल का धर्म भी अलग था और पति को छोड़कर अलग रहने वाली महिलाओं को ठीक नहीं समझा जाता था। देविका भी कहीं न कहीं ये जानती थी कि वो हसन से शादी नहीं कर पाएंगी। ऐसे में मुखर्जी के समझाने पर वो वापस लौटने को तैयार हो गई। लेकिन उन्होंने हिमांशु राय के पास लौटने की 2 शर्त रखी। एक कि उन्हें हर फिल्म में काम करने के लिए फीस मिलेगी और दूसरी कि घर का पूरा खर्च अकेले हिमांशु उठाएंगे। चूँकि फिल्म की शूटिंग पर काफी खर्च हो चुका था और फिल्म के रुकने से कर्ज में डूबे हिमांशु राय ने देविका की सारी शर्तें मान ली और तब जाकर देविका रानी वापस लौटी। इसके बाद समाज को दिखाने के लिए दोनों साथ तो रहे, लेकिन दोनों के बीच काम के अलावा कोई रिश्ता नहीं बचा। वहीं हिमांशु राय ने फिल्म के हीरो नजमुल हसन को फिल्म और नौकरी दोनों से निकाल दिया, क्योंकि उस समय स्टूडियो के लिए काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेस को मंथली सैलरी मिला करती थी। लेकिन अब परेशानी ये थी कि इतनी जल्दी फिल्म के लिए नए हीरो की तलाश कहाँ की जाए। तो यहाँ एक बार फिर मुखर्जी काम आए। उन्होंने अपनी पत्नी के भाई अशोक कुमार का नाम सुझाया। फिर हिमांशु रॉय से उनकी मुलाकात करवाई और हिमांशु को वो पसंद आ गए और जीवन नैया के हीरो बन गए अशोक कुमार। इस तरह देविका नजमुल की मोहब्बत का अंत हो गया। नजमुल का करियर लगभग खत्म हो गया और फिल्म इंडस्ट्री में अशोक कुमार के रूप में एक स्टार का जन्म हो गया। अशोक कुमार की पहली फिल्म जीवन नैया सफल हुई और देविका रानी के साथ उनकी जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया। इसके बाद 1936 में बॉम्बे टॉकीज की अगली फिल्म आई अछूत कन्या। उस वक्त इस फिल्म को भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर माना गया, क्योंकि इसने देश में जाति व्यवस्था को चुनौती दी थी। फिल्म में देविका रानी की अदाकारी की खूब तारीफ हुई और अशोक कुमार संग उनकी जोड़ी लोकप्रिय हो गई। फिर दोनों ने जीवन प्रभात, इज्जत, वचन और दुर्गा समेत 10 फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें से ज्यादातर फिल्में बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन की ही थी। इसी बीच हिमांशु रॉय का स्वास्थ्य बिगड़ गया और 1940 में उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद बॉम्बे टॉकीज के शेयर होल्डर्स के बीच आंतरिक मतभेद होने लगे, जिसे देखते हुए देविका रानी ने कार्यभार संभाला और 1941 में उन्होंने अशोक कुमार के साथ अनजान फिल्म का निर्माण किया और इसमें अभिनय भी किया। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे टॉकीज के प्रोडक्शन में 2 सफल फिल्में बसंत और किस्मत बनाई। फिर 1943 में बॉम्बे टॉकीज की एक और फिल्म हमारी बात आई, जिसमें देविका रानी ने आखिरी बार अभिनय किया। इस फिल्म में राज कपूर ने भी एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। 1944 में देविका रानी ने फिल्म ज्वार भाटा को प्रोड्यूस किया, जिसमें हीरो के रोल के लिए उन्होंने एक नए चेहरे यूसुफ खान को चुना। लेकिन देविका को सिल्वर स्क्रीन के लिए ये नाम अच्छा नहीं लगा, तो देविका ने उन्हें नया नाम दिया, दिलीप कुमार, जो आगे जाकर ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर हुए और सुपरस्टार बन गए। यही नहीं, देविका रानी ने ही बतौर बाल कलाकार मुमताज को काम दिया था, जो आगे जाकर पर्दे पर मधुबाला के नाम से जानी गई। एक तरफ जहां देविका रानी फिल्में प्रोड्यूस कर नए चेहरों को मौका दे रही थी, तो दूसरी ओर स्टूडियो के शेयर होल्डर्स के बीच बढ़ते टकराव की वजह से बॉम्बे टॉकीज की स्थिति खराब होती जा रही थी। आंतरिक कलह के कारण शशधर मुखर्जी और अशोक कुमार समेत स्टूडियो से जुड़े प्रमुख हस्तियों ने उनसे नाता तोड़ लिया और फिल्मिस्तान नामक एक नया स्टूडियो बनाया। ऐसे में देविका रानी ने संन्यास लेने का फैसला किया और अपने शेयर्स बेच दिए और 1945 में ही उन्होंने एक रसियन पेंटर रोरिक से शादी कर ली। शादी के बाद देविका रानी ने बम्बई छोड़ दी और अपने पति के साथ हिमाचल प्रदेश के मनाली में आम जिंदगी जीने लगी। इसी दौरान वो नेहरू परिवार के करीब आई और वाइल्ड लाइफ पर कुछ डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। मनाली में कुछ साल रहने के बाद देविका और उनके पति कर्नाटक के बेंगलुरु में शिफ्ट हो गए और यहाँ एक एक्सपोर्ट कंपनी शुरू की। बेंगलुरु के बाहरी इलाके में दोनों ने 450 एकड़ की संपत्ति खरीदी और अपनी बाकी जिंदगी यही लाइमलाइट से दूर एकांत में गुजार दी।
साल 1993 में देविका रानी के पति रोरिक का निधन हो गया और इसके एक साल बाद 9 मार्च 1994 को देविका रानी ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ देविका रानी का अंतिम संस्कार किया गया। चूँकि देविका रानी का कोई बच्चा नहीं था तो कर्नाटक सरकार ने इनकी सारी संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया। वहीं उनकी याद में मनाली के पास बसे नग्गर में एक म्यूजियम बनाया गया जहां उनके पति की बनाई कुछ यादगार पेंटिंग्स भी मौजूद हैं। अवार्ड और सम्मान की बात करें तो साल 1958 में देविका रानी को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। 1969 में देविका दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी। वहीं 1990 में सोवियत रूस ने उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया। देविका रानी अपनी पूरी जिंदगी में एक ऐसी मजबूत और टैलेंटेड महिला के तौर पर जानी गई जिन्होंने न सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि पर्सनली भी समाज के नियमों को चुनौती दी। देविका रानी की ज्यादातर फिल्में न सिर्फ सामाजिक कुरीतियों को निशाना बनाती थी बल्कि वो ऐसे किरदार निभाती थी जो उस दौर में महिलाओं के सपनों की बात करता था। आज भले ही भारतीय सिनेमा की फर्स्ट लेडी देविका रानी हमारे बीच नहीं है, पर सिनेमा के इतिहास में उनके अभूतपूर्व योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे और दिलचस्प किस्सों के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड के किस्से को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।